जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में ऑडिट रिपोर्ट में हम एक पैराग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं, की ऑडिट मैटर। अच्छा, आज से ऑनवर्ड, कल का लेक्चर भी वैसे अहम था, लेकिन आज से ऑनवर्ड जितने लेक्चर्स होंगे वो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। ये इन इटसेल्फ इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से कोई बड़ी केस स्टडी नहीं आएगी, लेकिन इस चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब सारे कंप्लीट कर लेंगे उनमें से कंबाइन केस स्टडी वो टेस्ट करता है। केस स्टडी का स्टाइल ऐसा है कि उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपने इन कंसेप्ट्स को साथ साथ आपने कवर करते जाना है, और ख़ास तौर पे इन कंसेप्ट्स के एंड पे आपने देखा होगा चीट शीट्स हैं। कुछ चीट शीट के नाम से कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऐसे है कि कम से कम अल्फाज में हमने कोशिश की है कि क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। कभी कभार इतने कम अल्फाज है कि कभी कभार तो शायद आपको समझना पड़ेगा पूछ क्या रहा है, लेकिन वो कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि केस स्टडीज की जान है। वो आपने लाजमी करना है, उसको लाजमी रीड करना है, क्वेश्चन को भी और सोल्यूशन को भी। ठीक है, ये साथ साथ करते जाइएगा। ये कितने अहम है चीट शीट्स में जो कंसेप्ट है, जब आप केस स्टडी की तरफ जाएंगे उस वक्त आपको एहसास होगा, अभी एहसास नहीं होगा इसका। ठीक है, ये इस दफ़ा एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई, इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुई कभी, तो बार इसको ज़रूर कीजिएगा। लेकिन कंसेप्ट की तरफ चलने से पहले आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं हम, वैल्यूएशन करते हैं। कल के लेक्चर में आपकी परफॉर्मेंस जो है क्या है, कुछ समझ आया नहीं आया, उसके लिए क्विज है। क्विज का लिंक आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। क्विज के लिए तैयार है तो बताइए ताकि क्विज स्टार्ट किया जाए। नहीं तैयार तो 15 सेकंड के अंदर तैयार हो जाइए। 15 सेकंड के बाद हमारा क्विज स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, आपने सीआरएन जरूर लिखना है। भाई आपके नेट सेट का मसला है ना, वो आपका मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। सीआरएन लिखिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, स्टैट्यूटरी ऑडिट में एड्रेस ही किया बोर्ड ऑफ, तो गलत किया ना, किसको करना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एड्रेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में एड्रेस किए जाते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट में किसको एड्रेस करते हैं, शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को यानी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ट्रेनी ने बोला फाइनेंशियल्स लिखा, ओपिनियन फाइनेंशियल में प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। नहीं तो ठीक नहीं है ये, क्या ये ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्यों, क्या क्यों नहीं बताया उसने, फेयर, हाँ, ट्रू एंड फेयर का वर्ड मिसिंग है, या प्रेजेंटेड फेयरली का वर्ड, दोनों में से कोई एक लिखा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंटेड फेयरली, क्योंकि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में तो अल्फाज आने लाजमी है। तो इस हिसाब से कौन सा वाला हमारा ठीक हुआ, ओपिनियन शुड स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू अंडर आईएफआरएस, ये करेक्ट है। ओपिनियन शुड स्टेट कंप्लायंस विद मैनेजमेंट चोजन काउंटिंग फ्रेमवर्क, नहीं वो कंप्लायंस शो कर तो रहा है, कंप्लायंस शो कर तो रहा है। असल मसला इसमें गलती ये नहीं है कि कंप्लायंस हो, कह रहा है इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस बने हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखना चाहिए क्या, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑडिट में लिखा कि मैनेजमेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नहीं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ऑडिट में दोज चार्ज विद गवर्नेंस कहते हैं, लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑडिट कमेटी भी डायरेक्टर्स ही की एक सब कमेटी होती है। ऑडिट कमेटी भी डायरेक्टर्स ही का एक सब पार्ट है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, आज आपकी कुछ गलतियां ज्यादा हो रही हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के आंसर करेक्ट है, लेकिन स्टिल 23 स्टूडेंट्स ने कहा एक्सटर्नल ऑडिटर एज दे प्रोवाइड एश्योरेंस। एक्सटर्नल ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोसेस को ओवरसी नहीं करते। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का प्रोसेस, ठीक है, वो प्रिपरेशन का प्रिपेयर करनी है मैनेजमेंट ने, उनकी निगरानी किसने करनी है? डायरेक्टर्स ने। ऑडिटर ने उसके बाद उनके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, वेरिफिकेशन उसके बाद है। नेक्स्ट, ऑडिटर ने क्या ड्राफ्ट किया? रिस्पांसिबिलिटी टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मिस। इसमें दो गलतियां। एक गलती तो आपने आइडेंटिफाई कर ली होगी फौरी तौर पे, वो क्या भला? ऑब्सोल्यूट की बजाय रीजनेबल एश्योरेंस रहना चाहिए। दूसरी गलती पता है क्या है? यहाँ पे उसने लिखा है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट्स, मटीरियल मिस्टेक। अगर मटीरियल का लफ्ज ना आए तो इससे ऐसे लगता है जैसे हर मिस स्टेटमेंट से फ्री होनी चाहिए, देखा, सिर्फ मटीरियल। तो करेक्ट स्टेटमेंट हुई सी, द आइडिया ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल। मटीरियल और रीजनेबल ये हमारे अहम अल्फाज हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम यही दो अल्फाज हैं, रीजनेबल और मटीरियल। जब कभी आइडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र करें, ये दो अल्फाज लाजमी होना चाहिए सोल्यूशन में, वरना आपका सोल्यूशन इनकम्प्लीट होगा। जूनियर ने क्या लिखा? आइटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग इंटरनल कंट्रोल फॉर कंपनी। नहीं, आइटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आइटर ने तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, लेकिन किस लिए? ताकि ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर सके। अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से पता चला कंट्रोल वीक है, ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा डिसाइड करने हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से पता चला कंट्रोल स्ट्रांग है, ऑडिट प्रोसीजर कम डिसाइड करने हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल का मकसद प्रोसीजर डिसाइड करना है, रिस्क असेसमेंट करना है। इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना कभी भी मकसद नहीं होता। नेक्स्ट, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी की 3 ऑप्शन थी ना। अगर वो वेबसाइट वाली ऑप्शन एक्सरसाइज करें तो फिर क्या करते हैं? फिर अपेंडेक्स को यूज नहीं करना। अपेंडेक्स की ऑप्शन अलग है। 3 ऑप्शन है, विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हैं, अपेंडेक्स में भी। और फिर यहाँ पे वो तीसरी वाली ऑप्शन पूछ रहा है, अपेंडेक्स इसलिए गलत है। यहाँ पे क्या करना है? रिपोर्ट के अंदर उस वेबसाइट का रेफरेंस आना चाहिए, ताकि कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिखनी रिपोर्ट के अंदर, लेकिन जिस जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है उस जगह का रेफरेंस लिखना है।
क्या पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करने के अलावा भी किसी चीज़ पे ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, 4 चीज़ें हैं। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी है भला? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्रीमेंट, बेस, करेक्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे क्विज का ये रहा। रिपोर्ट फर्म के नाम से साइन हो, क्या पार्टनर का नेम लिखना जरूरी होता है? हाँ जी, लिस्टेड कंपनी में जरूरी होता है। अनलिस्टेड में ISS क्या कहते हैं, किस कंपनी में जरूरी होता है? लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब पढ़ा नहीं आपने? पढ़ा है, चलें गुड, शाबाश। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन। ये क्या हो गया? रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके ओके, जी 1 मिनट सर। थोड़ा नेट की प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, अभी अभी हो जाती है ठीक। शुरू से शुरू नहीं करेंगे। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट्स। In finalizing the audit report of Horizon Limited, Audit Junior suggests dating the report before board approval of financial statement. He also omitted the city of audit office and the UDIN. Which correction should the partner make? क्या होना चाहिए? उसने डेट नहीं लिखी और क्या नहीं किया? डेट इज रिपोर्ट। अच्छा, डेट उसने बोला है कि बोर्ड की अप्रूवल से पहले की आ जाए। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल से पहले की डेट लिख सकते हैं? नहीं नहीं, इसके बाद। और उसने सिटी नेम और यूडीआईएन भी ओमिट कर दिया। यूडीआईएन क्या चीज है? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी। तो क्या करना चाहिए? डेट मस्ट नॉट प्रोसीड बोर्ड अप्रूवल एंड द सिटी एंड यूडीआई नेम मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान। चलिए आगे चलते हैं हम अब अपनी क्लास के टॉपर्स की तरफ। जी फर्स्ट पोजीशन किन की है? फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन हाथ उठाइए। ऑनलाइन वाले की तो नहीं आ गई फर्स्ट पोजीशन? हाइब्रिड क्लास, शाबाश। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4, शाबाश शाबाश। हाइब्रिड क्लास वाले मेहनत करना शुरू हो गए। अब सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन शाबाश किन की है? सेकंड पोजीशन हाथ उठाइए। सेकंड पोजीशन भी हाइब्रिड क्लास में, रूम नंबर 6, शाबाश। थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, थर्ड ऑनलाइन लोगों की लगती है ऑनलाइन। फोर्थ पोजीशन, भाई फिजिकल वालों की पोजीशन आई भी है कि नहीं? फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ किन की पोजीशन है? फिफ्थ किसी की नहीं है। फिफ्थ पोजीशन किसकी है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, शाबाश। ये ग्रुप को चेक करके आप प्राइस शेयर करना उनके साथ। सिक्स्थ पोजीशन, आप फिजिकल वाले फारिग हैं आज? आज फारिग हैं, नहीं फारिग हैं आप। सिक्स, सेवंथ पोजीशन, सेवंथ, शाबाश। एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, 10th पोजीशन। चलिए वापिस चलते हैं, क्विज हमारा हुआ एंड।
अच्छा ये मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा था कि बाकी सिर्फ रीड करना है आपने, ओपिनियन पैराग्राफ और ये बेसिस ऑफ हर ओपिनियन पैराग्राफ इसको याद करना है। कितने स्टूडेंट्स ने याद कर लिया, जरा हाथ उठाइए। बेहतरीन बेहतरीन, बस बाकी स्टूडेंट्स भी जल्द याद कर लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। इसको क्लोज करते हैं। इसके जो याद रखे केस स्टडीज होंगी ना, केस स्टडी, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा केस स्टडीज हमने तब डिस्कस करनी है, लेकिन तब तक आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे जो चीट शीट्स है इसको पढ़ते जाना है, इसको पढ़ते जाना है। ये बड़ी बड़ी केस स्टडी का मगज है चीट शीट, ऐसे नहीं है ये, इसको इजी ना समझे, ठीक है। इसके ऊपर मेहनत लगी है, इसको आपने रीड जरूर करना है साथ साथ। और इस चैप्टर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि केस स्टडीज को प्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो बचपन से करते आए हैं, लेकिन केस स्टडी अक्सर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें मैं आपको उसको अटेम्प्ट करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। और ये भी याद रखिएगा, ये ऑडिट की केस स्टडी, एक असूल तो अभी बता देता हूं, ऑडिट की केस स्टडी लॉ की केस स्टडी से डिफरेंट है। लॉ की केस स्टडीज में अमूमी तौर पे जो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होता है ना, वो मिलता जुलता होता है डिफरेंट चैप्टर्स की, चाहे चैप्टर्स डिफरेंट क्यों ना हो। भाई क्या है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी होती है, आपने उसको डिसीजन लिखना है, आपने बेसिस ऑफ डिसीजन लिखना है, अमूमी तौर पे ऐसा है। ऑडिट में ऐसा नहीं है, ऑडिट में डिफरेंट केस स्टडीज की प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। पहला केस स्टडी का असूल याद रखे, डिफरेंट चैप्टर्स की केस स्टडी की ड्राफ्टिंग डिफरेंट वे से होगी। ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीका कुछ और है, कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीका कुछ और है, रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीका कुछ और है, सब्सटेंटिव प्रोसेस की केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीका कुछ और, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की केस स्टडी का कुछ और है, कंफर्मेशन लेटर की केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीका कुछ और होता है, सब्सिक्वेंट इवेंट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो डिफरेंट चैप्टर्स की केस स्टडी, पहला असूल क्या सीखा आपने केस स्टडी की ड्राफ्टिंग का, कि डिफरेंट चैप्टर्स की केस स्टडी का मेथड डिफरेंट है। आपको केस स्टडी के अंदाज से पता चलता है कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। पहला असूल समझ आ गया आपको। चलिए अब वापस आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने ऑडिट रिपोर्ट के स्टैंडर्ड एलिमेंट्स पढ़े थे, यानी वो एलिमेंट्स जो दुनिया की हर ऑडिट रिपोर्ट में लाजमी होंगे। कल जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे वो कौन से एलिमेंट्स थे? ऐसे एलिमेंट्स जो दुनिया की हर ऑडिट रिपोर्ट में लाजमी होंगे, वो हमने कल पढ़े थे। अब अगले 4-5 दिन हम जो एलिमेंट स्टडी करने जा रहे हैं वो भी एलिमेंट्स हैं, वो भी ऑडिट रिपोर्ट में आते हैं, लेकिन वो कल क्यों नहीं पढ़े? इसलिए कि कल वो पढ़े थे जो हर रिपोर्ट में लाजमी होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स हम, जो कुछ ऑडिट रिपोर्ट जो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी आएंगे। आज जो हम एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन वो कल वाले एलिमेंट से डिफरेंट कैसे है? कभी आएगा कभी नहीं आएगा। कल हम एक और एलिमेंट स्टडी करेंगे, लेकिन हाँ वो भी कभी आएगा कभी नहीं आएगा। परसों एक और एलिमेंट स्टडी करेंगे, वो भी कभी, कैसे पता चला भाई को? शाबाश शाबाश। तो अब ये है, इनको ये एडिशनल समझ लीजिए, इनको कह ले या कंडीशनल कह ले, जो भी कह ले। लेकिन आगे चलने से पहले प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, पूछ रहे, शाबाश। क्या एक कंपनी एट ए टाइम 2 फ्रेमवर्क यूज कर सकती है? इसका जवाब है, क्या एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए दोनों फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के लिए है उसका फ्रेमवर्क अलग, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएसए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका फ्रेमवर्क अलग? बताइए, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका सवाल ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो है, दो सेट्स, बताइए। एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए आपका फ्रेमवर्क हमेशा एक ही होगा। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो फ्रेमवर्क के मुताबिक कभी भी नहीं, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो फ्रेमवर्क एग्जैक्टली सिमिलर हो, कहीं ना कहीं तो फर्क आएगा। ठीक है जी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कंपनी
2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे एक ही साल में। कितने सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्यों प्रिपेयर करे? फॉर एग्जांपल वो इस वजह से, एक सेट पाकिस्तान में पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए और एक सेट यूएसए में होल्डिंग कंपनी भी है, तो एक सेट यूएसए में होल्डिंग कंपनी के लिए। तो यूएसए में जो फ्रेमवर्क चलता है वो फर्क है, पाकिस्तान में फ्रेमवर्क चलता है जो फर्क है। यूएसए में जो फ्रेमवर्क चलता है उसका नाम है यूएस गैप, यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पाकिस्तान में जो फ्रेमवर्क चलता है वो है आईएफआरएस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी है ना, वो जो 4 और नीचे लिखा हुआ क्या है वो क्या है? वो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट ही है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट। आपका क्या है, यूएसए में भी ये ज़कात की बात हो रही होगी और नहीं नहीं नहीं, तो उनका फ्रेमवर्क डिफरेंट है, हमारा फ्रेमवर्क डिफरेंट। तो 2 अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन सकती हैं, एक का फ्रेमवर्क कुछ और, एक का फ्रेमवर्क कुछ, ये हो सकता है। लेकिन एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 फ्रेमवर्क के ऊपर हो, 2 in 1, 2 in 1 नहीं हो सकता, 1 in 1 प्लस 1 in 1 ये हो सकता है। भाई बस समझ रहे हैं क्या समझाना चाह, 2 in 1 नहीं हो सकता फ्रेमवर्क, नो नो नो, कभी नहीं कभी नहीं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन पूछ लें, शाबाश। कौन से वाली चीज? सेकंड पॉइंट, सेकंड में कह रहा है ईयर एंड है दिसंबर 31 इस क्वेश्चन में ना शॉर्ट हमने खुद किया है, खुद इस वजह से किया, इसको थोड़ा सा भी लेंथी करें ना तो ये आधे सफ़े के ऊपर या बाज़ का पूरे सफ़े के ऊपर शीट आ जाती है कमाल की चीज़ है, इस काबिल कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन फिर उसमें हमने ये कहा कि आपके लिए ये ना हो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगना शुरू हो जाए, तो हमने इसको इंटेंशनली शॉर्ट फॉर्म में किया है। तो इसमें जो हमारा पेज 14 के ऊपर सेकंड वाली चीट शीट है ना, उसमें लिखा हुआ है अगर ईयर एंड है कंपनी का 31 दिसंबर 2018, ऑडिट कंप्लीट हुआ मार्च 1 2019 को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव की 5 मार्च को, ठीक है, सीक्वेंस से बता रहा है। रिप्रेजेंटेशन लेटर, रेप लेटर लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर होती है इंफॉर्मेशन जो हम डायरेक्टर से हासिल करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टर से हासिल करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट सीईओ सीएफओ से हासिल करते हैं, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन लेटर। जो छोटे मोटे एम्प्लॉयज वगैरह से, मैनेजर अकाउंट से इंफॉर्मेशन हासिल करते रहते हैं ना, उसे कहते हैं इंक्वायरी। जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है सीएफओ से, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन लेटर। 100 इंक्वायरीज एक तरफ, एक रिप्रेजेंटेशन लेटर एक तरफ, रिप्रेजेंटेशन लेटर की अहमियत ज्यादा होती है। तो कह रहा है मुझे बताइए रिप्रेजेंटेशन लेटर के बगैर क्या रिपोर्ट साइन कर सकते हैं? पक्की बात है नहीं कर सकते। अब भैया रिप्रेजेंटेशन लेटर के बगैर रिपोर्ट साइन कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन लेटर लिए बगैर रिपोर्ट साइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कह रहा है रिप्रेजेंटेशन लेटर मिला 7 मार्च को, ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए बताएं? 7 मार्च या उसके बाद की कोई डेट, ठीक है 7, क्योंकि आपका जो आखिरी एविडेंस कब मिला है? 7। अगर आप 6 मार्च को रिपोर्ट साइन कर देते हैं इसका मतलब आपका एविडेंस कंप्लीट नहीं हुआ। भाई समझ आ गई आपको? किन्होंने पूछा था? जिन्होंने पूछा था समझ आ गई आपको? चलिए और की क्वेश्चन? शाबाश। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ओवरसाइट करते हैं रिपोर्टिंग प्रोसेस को। हाँ जी, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी। हाँ, बोर्ड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का एक लफ्ज लिखा हुआ है, उसके साथ ब्रैकेट में लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी। वो इसलिए लिखा हुआ है कि ऑडिट में तो हम 2 चार्ज विद गवर्नेंस ही बोलते हैं, लेकिन लॉ में आप उसे डायरेक्टर्स कहते हैं। जब मैं डायरेक्टर का लफ्ज बोलता हूँ ना तो स्टूडेंट आसानी के साथ समझ लेते हैं कि 2 चार्ज विद गवर्नेंस कौन थे। तो कभी कभी 2 चार्ज विद शुरू में ना कुछ 1-2 चैप्टर में हम 2 चार्ज विद गवर्नेंस के साथ ब्रैकेट में लिख दिया करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि ये डायरेक्टर्स की बात कर रहा है। और ऑडिट कमेटी भी डायरेक्टर्स की सब कमेटी होती है। लॉ में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ कमेटीज़ बनाई होती हैं, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी उन कमेटीज़ में डायरेक्टर्स ही होती हैं, वो कुछ खास टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऑडिट कमेटी या कोई भी कमेटी हो जाए उसमें भी डायरेक्टर्स ही शामिल होते हैं। इसलिए 2 चार्ज विद गवर्नेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी शामिल है
और अगर कोई सब कमेटी बनाई है डायरेक्टर्स ने, वो भी 2-4वीं गवर्नेंस का ही हिस्सा है, क्योंकि बहरहाल उस सब कमेटी में भी डायरेक्टर्स शामिल होते हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? हाइब्रिड क्लास में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाइब्रिड क्लास में हमारे पास जो टीम मेंबर होते हैं वो किधर हैं? वो पीछे बैठे हैं, जरा हाथ है। हाँ जी शाबाश, आगे आ जाए। हाँ जी जी शाबाश। किसी स्टूडेंट से मेरी बात करवाइए हाइब्रिड क्लास में, रूम नंबर 6 में से करवा दे बात। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आपका भाई? नहीं, सर की आवाज आ रही है, उससे आगे यस या नो नहीं आ रहे। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए। जी जी हाँ जी। नहीं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब है ट्रू एंड फेयर व्यू, बेस्ट व्यू नहीं इसका मतलब। नहीं कर, ओवरऑल नहीं, क्योंकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में इनका क्वेश्चन ये है कि सर एक जो था कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी देखनी है हमने कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही, तो वो हमने सिर्फ फेयर प्रेजेंटेशन में देखना था, कंप्लायंस में नहीं। और कोई क्वेश्चन? कंप्लायंस फ्रेमवर्क ऑलरेडी ऐसे डिजाइन नहीं होगा कि वो फेयर प्रेजेंटेशन शो करे। नहीं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क का ये मकसद नहीं होता कि वो फेयर प्रेजेंटेशन शो करे, उसका ये मकसद नहीं होता। अमूमी तौर पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, वो आगे डिबेट है, लेकिन उसको हम जाने देते हैं। स्टार्ट करते हैं अब आज के लेक्चर का। एक ऑडिटर एट ए टाइम कितने ऑडिट कर सकता है? जितनी उसकी हिम्मत है, जितने मर्जी कर दे, लॉ ने कोई इसके ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाई, ठीक है जी। लेकिन प्रैक्टिकली एक ऑडिटर एक वक्त में कोई 4-5 ऑडिट ही करता है, मतलब ये भी बड़े हैं, ये भी बहुत है, ठीक है। 4-5 ऑडिट साल में कोई 20-25 कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम एलिमेंट स्टडी करने जा रहे हैं, याद रखें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में भी हमने बहुत से एलिमेंट स्टडी किए थे रिपोर्ट के, वो थे स्टैंडर्ड एलिमेंट। अब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, 3, 4, 5 या जितने भी लर्निंग, उसमें भी एलिमेंट है। एक एलिमेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में है, एक एलिमेंट की डिस्कशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में है, फिर एक एलिमेंट की डिस्कशन 4 में है, ऑनवर्ड। यानी हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एक एलिमेंट डिटेल में डिस्कस हुआ है। इन एलिमेंट्स में कॉमन ये है कि कभी ये एलिमेंट्स रिपोर्ट का हिस्सा बनते हैं, कभी नहीं बनते, ठीक है। तो आज हम जो एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है की ऑडिट मैटर। क्या नाम है इसका? की ऑडिट मैटर। इसकी पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लीजिए। जब आज से कोई 8-10 साल पहले ये की ऑडिट मैटर वाला स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता था, यानी इसका कहीं जिक्र ही नहीं था। आपने नोट किया होगा रिपोर्ट में हम ये तो बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कल आपने पढ़ी एलिमेंट्स पढ़े हैं, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन किया, ये बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं, ये बताते हैं। लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू तक पहुंचने के लिए, रीजनेबल एश्योरेंस हासिल करने के लिए हमने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, ये नहीं बताते कहीं। इंक्वायरी कहाँ की, ऑब्जर्वेशन कहाँ की, इंस्पेक्शन कहाँ की, री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, भाई ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए ही होंगे ना, तभी रीजनेबल एश्योरेंस मिली, तभी हम इस नतीजे पे पहुंचे कि फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है, ऐसा ही होगा ना। लेकिन ये रिपोर्ट में कहीं पे भी नहीं लिखते हमने प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए, हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद हमने कहा नहीं, अच्छा प्रोसीजर परफॉर्म जो करते थे वो रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखते थे, उसकी रीजन ये होती थी, हम ये कहते थे भाई ये तो यूजर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए रेलिवेंट है ही नहीं कि प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए। शेयर होल्डर को तो इसी से गर्ज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या गलत, इसी चीज से गर्ज है ना। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, उससे शेयर होल्डर्स को कोई कंसर्न नहीं है। जैसे आम लोग हैं ना, कहीं पे जुर्म होता है,
आम लोगों को इससे गर्ज नहीं है कि पुलिस ने उसकी तफ्तीश करते हुए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए। आम लोगों को सिर्फ इस चीज से गर्ज है मुजरिम कौन है, ऐसा ही है। ओके, जैसे इसकी दूसरी मिसाल, हमारे घर वाले, उनको इस चीज से गर्ज नहीं है कि आपने पेपर की तैयारी किस तरीके से की, कौन से टॉपिक है, कितनी केस स्टडीज की, कितने क्विज, लाइव क्विज अटेम्प्ट किए, कितने सवाल पूछे, कितने रिटर्न क्वेश्चन, कितने, कोई गर्ज, उन्हें सिर्फ किससे गर्ज है? रिजल्ट से गर्ज। तो हम उन्हें सिर्फ रिजल्ट बताते थे, शेयर होल्डर की हम सिर्फ रिजल्ट, प्रोसीजर नहीं बताते थे। लेकिन फिर एक दिन एक शेयर होल्डर ने ऐसी बात कर दी, हमारे दिल को लग गई वो बात। हमने कहा नहीं, अब तो सारे स्टैंडर्ड डिवाइस करेंगे। ठीक है, वो बात क्या की, शेयर होल्डर ने कहा, एक शेयर होल्डर ने, ए ऑडिटर, तुमने रिपोर्ट बना दी? हमने कहा सर हम तो एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, अभी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन करनी है, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल भी होगी, अभी रिप्रेजेंटेशन लेटर भी हमने ऑब्टेन करना है, और भी प्रोसीजर है, कुछ कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, उनका जवाब आना बाकी है। तो शेयर होल्डर कहने लगा इसमें क्या टाइम, आपने करना ही क्या होता है, आपने सिर्फ रिपोर्ट तो बनी बनाई होती है, एक जैसी होती है सारी ऑडिटर की रिपोर्ट, आपने नीचे सिर्फ साइन ही करने होते हैं। क्या कहा? आपने सिर्फ साइन ही करने होते हैं, आपने और करना क्या होता है। ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये बात तो इतनी ही जहरीली है जितनी ये वाली बात जहरीली है कि आपका रिजल्ट आया, 3 पेपर में से 2, आपका नहीं, किसी स्टूडेंट का, 3 पेपर में से 2 पेपर पास हो गए और 1 पेपर फेल हो गया। सीए का रिजल्ट आया तो क्या, 3 पेपर पास 2 पेपर फेल। साथ ही आपका कजन था, मामू का बेटा, उसका भी रिजल्ट आया बीए का, उसके सारे पेपर पास हो गए। तो घर वाले कहने लगे देखा वो कितनी मेहनत करता, तुम भी अगर उतनी मेहनत करते तो तुम्हारे भी सारे पेपर पास हो जाते। ये बात फिर हमसे नहीं बर्दाश्त। हमने कहा आज के बाद सिर्फ घर वालों को रिजल्ट ही नहीं बताना, बल्कि घर वालों को हमने ये भी बताना है कि सीए में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। बताना चाहिए कि नहीं? वरना तो एक्सपेक्टेशन गैप है, उन्हें तो सीए और बीए में फर्क ही नहीं पता चलेगा। तो वक्तन वक्तन ना घर वालों को ये बताते रहा करें। आज मैंने लाइब्रेरी जाकर रात शाम 2 बजे तक पढ़ता रहा, 2 बजे तक पढ़ता रहा, ठीक है। आज मैंने 4 घंटे की सर ने असाइनमेंट दी थी, वो मैंने जल्दी 3.5 घंटे में कंप्लीट की है। यह बताते ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। वरना तो वो घर वाले क्या समझेंगे, यही कि अगर अब मेहनत करते हैं तो पास होते हैं, मेहनत नहीं करते तो फेल हो जाते। उन्हें क्या पता है तो और कौन सी कहानियां चल रही हैं। तो बताइए, उसी तरीके से शेयर होल्डर ने अगर आपको ये बात कह दी जिस दिन, और ये शेयर होल्डर समझते थे, बाकायदा ऐसा समझते थे कि ऑडिटर तो सिर्फ सिग्नेचर ही करता है, इसके अलावा करता क्या? क्योंकि देखिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके सामने तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट आती है। फिर हमारे बड़े ने सोचा, बड़े जो हमारे कौन है बड़े हमारे, कहाँ बैठे हुए हैं, IAAS भी, उनका नहीं भाई, हमने तो पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, ये उनकी रेपुटेशन का मसला है। उस दिन उन्होंने फैसला किया नहीं, आज के बाद 8 साल पहले ये फैसला हुआ, आज के बाद जो भी हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे उसमें बताएंगे, उसमें कंक्लूजन तो आएगा ही आएगा, अल्टीमेट रिजल्ट तो आएगा, उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं वो भी आएंगे। ये फैसला आज से 8 साल पहले हो गया। फिर जब फैसला, आपके ख्याल में अच्छा फैसला हुआ कि गलत हुआ? अच्छा, फिर उसके बाद जब फैसला हो गया, अगला सवाल फिर जहन में आया उनके कि हम तो हमारे 20-25 एरियाज हैं, हर एरिया में हम इतने प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं कि 100-150 सफ़े तो कहीं नहीं गए। तो अगर हमने हर एरिया का हर प्रोसीजर लिखना शुरू कर दिया, रिपोर्ट 2000 सफ़ों की हो जाएगी। तो फिर एक दूसरा फैसला भी हुआ इसके साथ कि प्रोसीजर लिखने तो हैं लेकिन सारे नहीं। हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स के, यानी सारे एरियाज के नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स के की ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने हैं। रिपोर्ट में क्या लिखना, क्या फैसला हुआ? मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज या मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स के की ऑडिट प्रोसीजर लिखने हैं। यानी 25-30 एरिया तो सारे नहीं, 2-3,
2-3। और अगर हर एरिया में आपने 100 प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं तो सारे नहीं, 2-3 प्रोसीजर। एरियाज भी कितने होंगे? 2-3। प्रोसीजर्स भी, हर एरिया के प्रोसीजर भी कितने होंगे? 2-3, ताकि उनको पता चल जाए कि वो कौन से वाले एरियाज और कौन से वाले प्रोसीजर होंगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया के की ऑडिट प्रोसीजर होंगे। असूल समझ रहे हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट समझ रहे हैं? की ऑडिट प्रोसीजर समझ रहे हैं? तो रूटीन के प्रोसीजर नहीं लिखते मोस्ट, ताकि उनको अंदाजा हो जाए कि भाई ये ऑडिट इतना आसान भी नहीं है, ये आग के दरिया से गुजरना पड़ता है, ऑडिट करना इतना आसान नहीं है, उनको अंदाजा हो जाए। ये फिर अप्रूव हो गया। और अब हर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन आता है, सॉरी हर ऑडिट रिपोर्ट में नहीं, कुछ कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट में, कौन सी कंपनीज अभी मैं बताता हूं आपको, कुछ कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन आता है एडिशनल। वो क्या है? की ऑडिट मैटर सेक्शन। उसमें क्या लिखा जाता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स, और हर मैटर में की ऑडिट प्रोसीजर का जिक्र किया जाता है। क्लियर हुई जी ये बात? तो ये है हमारा डेफिनेशन कि की ऑडिट मैटर्स क्या हैं। की ऑडिट मैटर्स हैं वो वाले मैटर्स जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट है, किस चीज से रिलेट करते हैं? करंट ऑडिट से रिलेट करते हैं, प्रीवियस ऑडिट से नहीं। किससे रिलेट करते हैं? करंट ऑडिट से। शेयर होल्डर से नहीं, किससे रिलेट करते हैं? करंट ऑडिट से। यानी ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो, क्योंकि की ऑडिट मैटर का मकसद ही देखे ये था कि ऑडिटर क्या 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 भागदौड़ करता है वो बताना। तो यहां पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, बताइए क्या शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो बताए जाएंगे कि ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो बताए जाएंगे? हाँ जी। शेयर होल्डर या यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है ना, वो भी हम बताते हैं, उसका अलग पैरा है, उसको हम बोलते हैं एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, वो अलग पैराग्राफ है। लेकिन ये कौन सा पैराग्राफ है? की ऑडिट मैटर। इसमें क्या होगा? मैटर्स जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है करंट ऑडिट में। और आपको पता है कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने हैं। याद है डायरेक्टर नाराज थे हमसे कि हम शेयर होल्डर को सारा कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ हेलो हाई नहीं करते। हमने कहा चलो तुम्हारे भी कर, हर सिग्निफिकेंट मैटर्स तुम्हें भी कम्युनिकेट कर। तो मुझे बताइए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स है क्या वो सिग्निफिकेंट भी है? इसीलिए असूल सुन ले कि जितने भी मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं वो उन मैटर्स में से सेलेक्ट किए जाएंगे जो हमने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए हैं। चूंकि हर सिग्निफिकेंट मैटर्स डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना लाजमी है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स भी कहां से सेलेक्ट होंगे? सिग्निफिकेंट, यानी जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए हैं। एक केस स्टडी में उसने पूछा कि एक मैटर आपने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट नहीं किया तो क्या उसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड किया जा सकता है? हमने कहा नहीं किया जा सकता। पहले उसको सिग्निफिकेंट बनाओ, फिर उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट के तौर पे असेस करो। ठीक है जी। तो जब कभी की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन आए तो आपने 3 चीजें उसमें लाजमी लिखनी है, 3 अल्फाज लाजमी, वरना डेफिनेशन इनकम्प्लीट है चाहे पूरा सफा भर ले। एक मोस्ट सिग्निफिकेंट, एक करंट ऑडिट, एक दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। ये 3 अल्फाज तो बोले जब कभी की ऑडिट मैटर है, बाकी का रटा आप लगा लीजिएगा। मेन कंसेप्ट किन 3 अल्फाज में है की ऑडिट मैटर का? मोस्ट सिग्निफिकेंट, करंट ऑडिट, और तीसरा कौन सा? दोज चार्ज विद गवर्नेंस। भाई समझ आ गया कि ऑडिट मैटर होता क्या है? ओके ओके। इसमें ऑडिटर बताएगा जैसे, अच्छा जैसे मुझे ये बताए, मैं थोड़ा सा आपके साथ जजमेंट आपकी टेस्ट करता हूं कि आपको कुछ पता है कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ आसान और क्या चीज़ मुश्किल होती है, कि बस किताबी बातें ही आपको पता है। एक कंपनी में फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट पे श्योर कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया है, दूसरी कंपनी ने फिक्स एसेट्स को रिवैल्यूएशन मॉडल पे स्टेट किया है। बताइए किस कंपनी में आपके ख्याल में
कौन से वाला, इन दोनों में से कौन से वाला मोस्ट लाइकली की ऑडिट मैटर होगा? रिवैल्यूएशन, शाबाश। और एक कंपनी में सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई है, दूसरी कंपनी में इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट भी रिकॉर्ड हुई है। एक कंपनी में इन्वेंट्री कॉस्ट पे लिखी गई है क्योंकि उसकी सेल प्राइस कॉस्ट से ज्यादा थी, दूसरे ऑडिट में इन्वेंट्री डैमेज हो गई थी इसलिए उसे राइट डाउन टू एनआरवी किया गया। ठीक है, यानी जो ऐसे मसले जो कि रूटीन में नहीं होते और वो ज्यादा मुश्किल होते हैं। ठीक है, एक कंपनी का रेवेन्यू बिल्कुल सिंपल है, एक कंपनी का रेवेन्यू बिल्कुल सिंपल, एक कंपनी के रेवेन्यू रिकॉग्निशन में IFRS 15 के कॉम्प्लेक्स रूल्स अप्लाई करने पड़ गए। तो मुझे बताइए, और नॉर्मली रेवेन्यू याद रखें, प्रैक्टिकली एग्जाम नहीं, प्रैक्टिकली रेवेन्यू हर कंपनी का मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया होता है। इसीलिए अक्सर जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कॉमन की ऑडिट मैटर आता है ना प्रैक्टिस में, वो रेवेन्यू है। तो समझ रहे हैं इसके? अच्छा, एक कंपनी है उसमें सिर्फ टेंजिबल एसेट्स है बैलेंस शीट में, एक कंपनी है जिसमें इनटेंजिबल एसेट्स को भी रिकॉर्ड किया गया है। तो ये क्या इनटेंजिबल एसेट्स को वेरीफाई करना आसान है कि मुश्किल है? तो अगर कंपनी ने गुडविल रिकॉग्नाइज की हो, क्या इसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कंसेप्ट समझे की ऑडिट मैटर का क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट करंट ऑडिट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। और की ऑडिट मैटर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड होते हैं? ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, जो मैटर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हो, फंडामेंटल हो, उन्हें की ऑडिट मैटर में नहीं लिखते, उन्हें फिर किस में लिखते हैं भला? एक अलग से पैराग्राफ है एम्फसिस ऑफ मैटर, वो कल परसों पढ़ेंगे। एम्फसिस ऑफ मैटर में और की ऑडिट मैटर में फर्क क्या है? की ऑडिट मैटर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट मैटर्स, और एम्फसिस ऑफ मैटर शेयर होल्डर। चले, अच्छा, ये कंसेप्ट हमें समझ लग गई की ऑडिट मैटर है क्या। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में कब इंक्लूड किया जाता है, कब? ये तो आपको पता चल गया हर बोर्ड में नहीं आता, हर बोर्ड में आता तो कल वाले लेक्चर में इसको हम डिस्कस करते हैं। कभी आएगा, कभी। अब सुन ले कब आएगा। लिस्टेड कंपनीज के केस में आएगा लाजमी, अनलिस्टेड के केस में ये सिर्फ उस सूरत में आएगा जब लॉ या रेगुलेशन रिक्वायर करे। क्लियर? अनलिस्टेड, लिस्टेड कंपनी के केस में कब आएगा? हमेशा आएगा। इसकी भी एक एक्सेप्शन है। और अनलिस्टेड कंपनी के केस में कब आएगा? जब लॉ रिक्वायर करेगा तब आएगा, वरना अनलिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली ऐसी कंपनीज जिनमें जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है ना, हो सकता है लॉ रिक्वायर करे, जैसे बैंक्स है, वैसे पाकिस्तान में बैंक्स भी एज कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी, पेंशन फंड, चैरिटीज अक्सर जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, अक्सर ये अनलिस्टेड होती हैं, लेकिन इनमें की ऑडिट मैटर आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जनरल पब्लिक ने इसमें डोनेशन दी होती है। क्लियर? जनरल रूल क्या है? की ऑडिट मैटर लिस्टेड कंपनी के केस में आएगा, अनलिस्टेड के केस में नहीं आएगा। ये जनरल रूल बता रहा हूं। जनरल रूल क्या है? की ऑडिट मैटर लिस्टेड के केस में आएगा, अनलिस्टेड के केस में नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों रूल की एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन, की ऑडिट मैटर लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में आएगा एक्सेप्ट व्हेन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज गिवन। एक्सेप्ट व्हेन, अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या है ये तो आपको पता ही नहीं। ये एक मॉडिफाइड ओपिनियन की टाइप्स है। मॉडिफाइड ओपिनियन की टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई हुई है? नहीं पढ़ाई हुई है। हाँ,
ये कल के लेक्चर में गालबन प्लान करें, जो नेक्स्ट लर्निंग उसमें। तो समझ लीजिए मॉडिफाइड ओपिनियन की एक टाइप है डिस्क्लेमर ऑफ, और भी टाइप्स हैं, लेकिन ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बड़ा एक एक्सट्रीम नेचर का केस होता है। तो बस अभी फिलहाल याद कर लें, ये जब उस ओपिनियन टाइप ऑफ पहुंचेंगे फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो की ऑर्डर मैटर लिस्टेड कंपनी के केस में रिक्वायर्ड है सिवाय डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में, यानी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा तो की ऑर्डर मैटर नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, की ऑर्डर मैटर अनलिस्टेड के केस में रिक्वायर्ड नहीं है सिवाय जब लॉ रिक्वायर करे। अगर लॉ ने रिक्वायर किया तो फिर आएगा। समझ गए? लिस्टेड कंपनी के केस में की ऑर्डर मैटर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसकी कोई एक्सेप्शन है क्या? यानी जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम देंगे रिपोर्ट में तो फिर की ऑर्डर मैटर नहीं आएगा। अनलिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑर्डर मैटर आएगा? नहीं आएगा। क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? हाँ, अगर लॉ रिक्वायर करे तो फिर आ जाएगा, अनलिस्टेड में भी आ जाएगा। ये याद रहेगी दो बातें, लिस्टेड में आएगा, अनलिस्टेड में नहीं आएगा, लेकिन एक्सेप्शन है, यानी लिस्टेड में डिस्क्लेमर में नहीं आएगा, अनलिस्टेड में लॉ रिक्वायर करता है तो आ जाएगा। तो ये बात समझ आ गई। अभी मैंने आपको क्या बताया कि की ऑर्डर मैटर सेक्शन रिपोर्ट के अंदर कब आएगा, कब नहीं आएगा, ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक चीज में रखिएगा, यहाँ पे एक बारीक नुकता है, वो समझ लें। एक कंसेप्ट है की ऑर्डर मैटर सेक्शन, एक है की ऑर्डर मैटर। की ऑर्डर मैटर सेक्शन रिपोर्ट के अंदर एक ही होता है और उसके अंदर हो सकता है एक की ऑर्डर मैटर हो सकता है दो हो सकता है तीन हो। की ऑर्डर मैटर सेक्शन एक ही हेडिंग आएगी, उसके नीचे हो सकता है रिवैल्यूएशन भी आ जाए, हो सकता है इम्पेयरमेंट का की ऑर्डर मैटर भी आ जाए, हो सकता है रिलेटेड पार्टी का भी आ जाए। तो की ऑर्डर मैटर सेक्शन अलग कंसेप्ट है और इंडिविजुअल की ऑर्डर मैटर अलग। ये बात समझ आ रही? आगे चलते हैं भैया। ये तो हमें पता चल गया की ऑर्डर मैटर क्या है, ये भी पता चल गया की ऑर्डर मैटर सेक्शन किन कंपनीज की रिपोर्ट में आएगा, किन कंपनीज की रिपोर्ट में नहीं आएगा। अब अगली बात, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई मैटर की ऑडिट मैटर है या नहीं है? कैसे डिसाइड? अब अगला सवाल यही है ना भाई, आपने फैसला भी तो करना है। ये फैसला कैसे होगा भाई? आपने 20 एरियाज की वेरिफिकेशन की, उनमें से 2 या 3 कौन से वाले मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये फैसला किसने करना है? ऑडिटर ने। आपने, ये मैनेजमेंट ने तो फैसला नहीं करना। तो आप ये फैसला कैसे करेंगे, सवाल ये है। अब हम ये सीखने जा रहे हैं। वो कहता है ये फैसला करने के लिए स्टेप नंबर 1 आप देखें कि आपने दोज चार्ज विद गवर्नेंस को कौन कौन से मैटर कम्युनिकेट किया है। आसान अप्रोच कि आपने दो चार्ज गवर्नेंस को, वो मैटर सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट मैटर की लिस्ट उठाओ, ये कह रहा है दूसरे लफ्जों में, और उसमें से फिर फैसला करो कि इनमें से कौन कौन से मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट है, जिनमें सबसे ज्यादा ऑडिटर की अटेंशन की जरूरत पड़ी। हमने कहा ये तो हमें पहले ही कंसेप्ट पता, ये तो डेफिनेशन में भी लगभग यही बात कर रहा था, तुमने नई बात कौन सी बताई है? इससे हम कैसे डिसाइड करें? उन्होंने कहा ये रूल है कि ऑडिट मैटर को डिसाइड करने का। अब गौर से सुन लीजिए वो फैक्टर्स जो आपने कंसीडर करने हैं, जो आपने कंसीडर करने हैं ये डिसाइड करने में कि कोई मैटर की ऑडिट मैटर है या कि नहीं है। पहला सोल, हायर रिस्क, यानी जिन मैटर्स में, जिन एरियाज में रिस्क हाई था वो लाइकली टू बी की ऑडिट मैटर है। एग्री करते हैं क्या नहीं? क्योंकि जिनमें रिस्क हाई था वही सिग्निफिकेंट हो गए, जितना रिस्क हाई उतना सिग्निफिकेंट। दूसरा, ऐसे जैसे रेवेन्यू में अक्सर हाई रिस्क होता है, ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होता है। सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हिस्ट्री में किए गए हैं, सबसे ज्यादा
वो रेवेन्यू को ओवरस्टेट करने की कोशिश की गई है, और रेवेन्यू में भी फेक सेल्स इनवॉइसेस रिकॉर्ड करके। तो इसीलिए रेवेन्यू अक्सर सिग्निफिकेंट रिस्क होता है प्रैक्टिकली। दूसरा, ऐसे एरियाज जिनमें ये इसको ध्यान से सुनिए, ये मैं एक एक लफ्ज को एक एक पॉइंट को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ। ये केस स्टडी के अंदर, ड्राफ्टिंग के अंदर आपको इनको यूज करना पड़ेगा इस कंसेप्ट को। इसलिए अगर मेंटली कन्विंस्ड है तो मुझे ओके करें, अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर ये तो छोटा मोटा आसान वाला मसला है, ये नहीं इतना सिग्निफिकेंट होता, तो मुझे बताएं फौरन, ताकि मैं आपको बताऊं कि क्यों मुश्किल है ये। दूसरा, ऐसे एरियाज जिनमें सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के इनटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स की तो लाइफ एस्टिमेट करना ही बड़ा मुश्किल होता है। टेंजिबल फिर भी पता चल जाता है, ये अभी नया है, ये 2 साल बाद ये कुछ पुराना हो गया है, 4 साल बाद इसमें कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। इनटेंजिबल एसेट्स थोड़ी नजर आते हैं, तो इनटेंजिबल एसेट्स की वेरिफिकेशन नॉर्मली मुश्किल होती है। तो उनसे रिलेटेड जो मसले मसाइल होंगे उनमें मैनेजमेंट की जजमेंट्स इन्वॉल्व है। एक एक्सपेंस है रिपेयर एक्सपेंस, एक एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, किसमें मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है? अगर तो फिक्स एसेट्स थोड़े थोड़े हैं ना, मतलब नॉर्मल से हैं, तो फिर डेप्रिसिएशन की ऑडिट मैटर नहीं होगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट के टोटल एसेट्स में से 60-70% फिक्स एसेट ही है, तो उन पे डेप्रिसिएशन है, वो तो जाहिर है वो फिर बड़ा इवेंट हो गया। तो उस सूरत में डेप्रिसिएशन भी की ऑडिट मैटर हो सकता है, लेकिन कब भला? समझे? मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, उसने क्वेश्चन में पूछा, बताओ क्या एक क्लाइंट में हमने डेप्रिसिएशन को की ऑडिट मैटर में लिखा, दूसरी कंपनी का ऑडिट करने के लिए उसके की ऑडिट मैटर में नहीं लिखा? बताओ क्यों? क्योंकि उसके फिक्स एसेट थोड़े से थे, उसमें डेप्रिसिएशन का इतना मसला ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसे एरिया जिनमें सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व होगी, जजमेंट्स को वेरीफाई करना याद रखें मुश्किल होता है, आम एक्सपेंस को वेरीफाई करना आसान है। खुद बताया मुझे, रिपेयर एक्सपेंस वेरीफाई करना ज्यादा मुश्किल है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट? क्यों भला? जजमेंट में बेस कर रहे हैं, उसको गलत साबित करना मुश्किल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, कंप्लेक्स एस्टिमेट्स हाई अनसर्टेनिटीज। अगर कोई ऐसा एरिया है जिसमें कंप्लेक्स एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है या उसमें हाई अनसर्टेनिटी है, वो भी की ऑडिट मैटर हो सकता है। जैसे कंप्लेक्स एस्टिमेट, हाई अनसर्टेनिटी, हमें पता चला मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को पेंशन पे करती है, ये वाली कंपनी बहुत अच्छी है, अपने एम्प्लॉयज को पेंशन पे करती है, एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छी है, हमारे लिए मसला हो गया शुरू। कैसे हो गया? अब हमने पेंशन लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करना है। ऐसा ही है, पेंशन लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एस्टीमेट्स अप्लाई करना पड़ते हैं। हमें देखना पड़ता है, अच्छा ये जो एम्प्लॉय है जिसकी पेंशन लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, ये अभी इसको 10 साल हो गए, अभी कितने साल मजीद काम करेगा? 20 साल। एस्टीमेट करो 20 साल बाद इसकी लास्ट सैलरी क्या होगी जब रिटायर होगा, क्योंकि आपको पता है पेंशन लास्ट सैलरी पे, वो देखो। फिर देखो कि ये कितने साल जिंदा रहेगा रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आपने उतने सालों के कैश फ्लोज प्रोजेक्ट करने हैं। फिर देखो कि उतने सालों के कैश फ्लो प्रोजेक्ट करने के बाद हर साल का डिस्काउंट रेट क्या होगा, क्योंकि आपने उस फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को रिकॉर्ड, समझ रहे हैं साइंस सारी। ये इतनी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपने की है कभी? ऐसे मिलती जुलती शायद की होगी कहीं पे, डेफर टैक्स में हुआ करती थी, डेफर टैक्स लीज में भी होती थी, डेफर टैक्स भी की ऑडिट मैटर, कम्प्लेक्स जजमेंट्स, हाई अनसर्टेनिटी। ये बल्कि ज्यादा अच्छी एग्जांपल थी, मैंने तो थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए सिलेक्ट कर ली। पेंशन लायबिलिटी, डेफर टैक्स भी यही है, लीज में भी यही है। क्या ये एरिया वेरीफाई करना आसान है? नहीं, मुश्किल है। की ऑडिट मैटर, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, इसकी एक और एग्जांपल भी आ सकते हैं हाई अनसर्टेनिटी की। लिटिगेशन, कोई बड़ा लीगल केस है फॉर एग्जांपल,
उसमें भी अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं हारेंगे कि जीतेंगे। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या सिग्निफिकेंट इवेंट, ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि अनयूजुअल है, सिग्निफिकेंट है, कभी कभार होती है। जैसे कोई फायर, आग लगी और कंपनी के एसेट्स जल गए। आग लगी और कोई प्लाजा है, बड़ा प्लाजा है, ठीक है, उसमें आग लगी, तो ये अनयूजुअल इवेंट है। सिग्निफिकेंट, मेरा ख्याल है इससे बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट तो पूरे ऑडिट में कोई नहीं होगा, तो ये क्या हो सकता है? अनयूजुअल। हाँ, अगर आग लगने से कोई छोटा मोटा एसेट जल, किचन में आग लग गई, कुछ बर्तन जल गए, वो की ऑडिट मैटर नहीं होगा क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। कंप्लेक्स आर चेंजेस इन काउंटिंग पॉलिसीज। कंप्लेक्स काउंटिंग पॉलिसीज IFRS 15 अप्लाई किया है मैनेजमेंट ने, यहां काउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया है। क्या हो गया? काउंटिंग पॉलिसी चेंज करना तो आसान ही है ना, नहीं आसान है क्या? वो IAS 8 लग पता है, पिछले रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट पिछले सालों में जाकर ठीक कर रहे होते चीजों को। तो अगर काउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई की ऑडिट मैटर, अच्छा काउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हुई लेकिन है बहुत मुश्किल, वो भी की ऑडिट मैटर। IFRS 15 काउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर, आसान है ना, क्या मुश्किल है? मुश्किल है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। कभी कभार अगर हम समझते हो यूजर्स के लिए भी ये रटा लगा ले, और हर कंसेप्ट को समझना जरूरी थोड़ी है। अब मैंने आपको बताया ना, हर चैप्टर में 2-2, 3-3 सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनको रटा लगाना है। बताया कि नहीं बताया? नहीं तो अभी बता दिया, अभी तो बताया कि हर चैप्टर में 2-3 लाइन ऐसी होंगी जिसको रटा लगाना है। उसको आपने खुद से भी, ना मैं समझाऊंगा ना आपने समझने की कोशिश भी करनी है। ऑडिट एफर्ट्स, ठीक है, ऐसे एरियाज जिनमें हमें सिग्निफिकेंट ऑडिट एफर्ट, हमारी एफर्ट लगी हो या किसी एक्सपर्ट बंदे की एफर्ट्स लगी हो। एक्सपर्ट बंदे की एफर्ट क्या होती हैं? जैसे बाज़ बात कुछ एरियाज ऐसे होते हैं उनमें किसी एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है। जैसे इन्वेंटरी, ज्वेलरी वाली एग्जांपल दी थी आपको। हाँ, सॉफ्टवेयर, शाबाश शाबाश। अगर आपने किसी एरिया में किसी ऐसे पर्सन को यूज किया है जो आपकी टीम का हिस्सा नहीं था, लेकिन आपको उसकी जरूरत पड़ी, उसके बगैर भैया वेरीफाई नहीं हो सकता एरिया। याद रखें, वेरिफिकेशन के लिए अकाउंटिंग और ऑडिट की स्किल्स की जरूरत होती है, बाज़ को अदर स्किल्स की भी जरूरत होती है। कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केस अगर फाइल हुआ ना, उसकी वेरिफिकेशन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्किल की बेस में नहीं हो सकती जब तक आपके पास लीगल स्किल्स नहीं होंगी। तो इसमें लॉयर को एंगेज किया, किसी और फील्ड के एक्सपर्ट को, IT एक्सपर्ट को एंगेज किया, वैल्यूअर को एंगेज किया। भैया वैल्यू तो करो, प्रॉपर्टी वैल्यू, रीवैल्यूएशन फिक्स एसेट करवाए ना। एक्सपर्ट के बगैर वेरीफाई कर सकते हैं? एक्सपर्ट ही बताएगा कि इस एसेट की वैल्यू क्या है मार्केट। तो किसी भी एरिया में जब आपकी एफर्ट ज्यादा लगे और खास तौर पे उसे आपने कोई स्पेशल एक्सपर्ट पर्सन को एंगेज किया हो किसी एरिया की वेरिफिकेशन में, तो वो एरिया क्या है? वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर सीरियस कंट्रोल डेफिशिएंसी, इसको भी रटा लगाएंगे, याद करें। सीरियस कंट्रोल डेफिशिएंसी, इसको सोचना नहीं है, सोचना नहीं है। सीरियस कंट्रोल है, इसके ऊपर भी नहीं सोचना, इसके ऊपर भी नहीं सोचना। असल में ना ऑडिट में आप समझ रहे होते हैं कि सर यहाँ तो कंसेप्ट ये वाला होगा, यहाँ ये वाला होगा, लेकिन प्रैक्टिस में ना बाज़ औक़ात कोई एक कंसेप्ट दोनों जगह पे फिट हो रहा होता है, वो फिर हम जजमेंट की बेस पे फैसला करते हैं। ये मैंने इसलिए आपसे कहा इसके ऊपर गौर नहीं करना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जो यूजर्स के लिए अहम मैटर होते हैं ना, उनके लिए एमसीएस और मैटर अलग होता है। तो आप मैं कुछ सर फिर आपने इधर क्यों फिट किया है, वो एक्सेप्शनल केस था जो मैं बताना नहीं चाह रहा। यहाँ पे आए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इंटरनल कंट्रोल में मसले मसाइल होते हैं ना, वो तो हम सिर्फ मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को बताते हैं, शेयर होल्डर्स को बताते हैं, ये काम सिखाया, ये बताया हुआ है। तो ये थोड़ा सा उससे लग रहा है कि उलट हो रहा है, तो मैं नहीं चाह रहा आप इस तरह की चीज़ों के ऊपर सोचें। इसकी एक खास वजह होती है, लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ना,
या ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ, रिलेटेड पार्टी पता है आपको क्या होती है? हाँ, रिलेटेड पार्टी कहाँ पढ़ा है, किस सब्जेक्ट में पढ़ा है? अच्छा, कंपनी नाम में पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ, शाबाश, चलें जी, आपके लिए कंसेप्ट अभी। रिलेटेड पार्टी हमारे बहन भाई वालदैन होते हैं, नेचुरल पर्सन है। उससे आपको पता है कंपनी के भी बहन भाई वालदैन होते हैं, उनको रिलेटेड पार्टीज बोलते हैं। अच्छा, रिलेटेड पार्टी का होना अच्छी बात है, मुश्किल वक्त में काम आते हैं। कंपनी की भी रिलेटेड पार्टी इसी वजह से है, होल्डिंग है, सब्सिडी है, एसोसिएटेड है, कंपनी के ऊपर मुश्किल वक्त आए वो उसके काम आती है। लेकिन बाज़ औक़ात रिलेटेड पार्टी फ्रॉड करने के भी काम आती है। आपको पता है जो रिश्तेदार है वो अच्छे कामों में तो साथ देते ही देते हैं, गलत कामों में भी साथ देते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात गलत कामों में साथ घसीट लेते हैं हमें। तो इसीलिए रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होती हैं अक्सर गुड होंगी, लेकिन सम टाइम कुछ ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट भी होती हैं। इसलिए हमें हर ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखना पड़ता है एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हुए हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नॉर्मल की निस्बत हाई हो जाता है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी की ऑर्डर मैटर हो सकती हैं। क्लियर जी? भाई ये बात समझ आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा भला? अभी तक हमने ये सीखा कि रिलेटेड पार्टीज में रिलेटेड पार्टी के केस में हमने किन की ऑर्डर मैटर डिसाइड करते हुए हमने किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है। डन? डेफिनेशन समझ ली? हमने समझ लिया रिपोर्ट में कब आएगा की ऑर्डर मैटर, कब नहीं आएगा। हमने ये देख लिया बहुत से मैटर्स है, तो उनमें से कैसे चुनेंगे। जिन मैटर्स में इनमें से कोई 2-3 क्राइटेरिया भी अप्लाई हो रहे हो वो क्या होंगे? ठीक है। जिनकी अमाउंट ज्यादा हो वो भी की ऑर्डर मैटर हो सकते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कहीं पे भी नहीं, ये स्टैंडर्ड में नहीं है एग्जांपल, आई कैप की बुक में नहीं। ये हमने क्या किया भला, ये सुन लें। हमने पास्ट पेपर्स को देखा, आई कैप के पास्ट पेपर्स को देखा, कुछ दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज के पास्ट पेपर को देखा कि भाई क्वेश्चन सेट कर रहा है तो किस किस चीज को की ऑर्डर मैटर बना रहा है एग्जाम में। फिर हमने उन सारे फैक्टर्स की लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में जो कॉमन की ऑर्डर मैटर थे जो वो बार बार पूछ रहा था उसको निकाल के आपके सामने रख दिया। यानी यूं समझ लीजिए इस एक लिस्ट के पीछे ये 9-10 आइटम्स है, 9 आइटम्स है। इन 9 आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और कुछ भी नहीं, कोई 40-50 क्वेश्चन कहीं नहीं गए जो हमने देखे हों। उसके बाद ये ढूंढ ढांड के आपके सामने लिस्ट रखी है। आपने क्या करना है, ये पकी पकाई खीर है, आपने क्या करना है, सिर्फ एक एक चम्मच करके खाते जा। शाबाश, पहला चम्मच खाओ भैया खीर का। क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन अक्सर की ऑडिट मैटर होता है। क्यों? एक रीजन उसकी है हाई रिस्क होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी कम्प्लेक्स होती है, अमाउंट भी ज्यादा होता है। आप सिग्निफिकेंट अमाउंट भी लिख सकते हैं, बिकॉज अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज मटेरियल। अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज मटेरियल। अच्छा, आप क्लास में बनाते हैं 2 जमातें, एक दाएं बाजू वाली जमात, एक बाएं बाजू वाली जमात। एक जमात मुझे बताएगी की ऑर्डर मैटर और दूसरी जमात मुझे बताएगी वाई। एक बताएगी व्हाट, एक बताएगी वाई। व्हाट और वाई। बताइए भैया व्हाट कौन सा की ऑर्डर मैटर है अगला? एक उन्होंने बता दिया व्हाट, गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स, डेफर्ड टैक्स। ठीक है, की ऑर्डर मैटर क्या है? व्हाट, वाई। बताइए गुडविल को क्यों की ऑर्डर मैटर बनाया जाता है? हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है? अनसर्टेनिटी। शाबाश। और क्या होता है? एक आधा और बता दें। कम्प्लेक्स। जब कुछ भी समझ ना आए तो ये लिख दिया करे बिकॉज अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज मटेरियल। गुडविल को छोड़, आपको पता है वो पूरा बिजनेस एक्वायर करते हैं फिर आती है गुडविल।
अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक है जी। अच्छा आगे बताए, व्हाट इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, वाई इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, वाई की ऑर्डर मैटर है, वाई जी कॉम्प्लेक्स एस्टिमेट्स इसमें इन्वॉल्व है, और हाई रिस्क है, इसमें गलती का चांस ज्यादा है। और एक और वो भी बता दे, बिकॉज अमाउंट इन्वॉल्व इज मटेरियल। शाबाश शाबाश। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में ये फीमेल साइड से बताइए, ये तीसरे चौथे बेंच में किसी को भी दीजिए माइक। आप बताइए व्हाट कोई एक की ऑर्डर मैटर सेलेक्ट कर दें जो आपको अच्छा लग रहा हो। एसेट इंपेयरमेंट वो अभी हो गई है, इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज, जैसे आपको बताया पेंशन लाइबिलिटीज, पेंशन हर लाइबिलिटी पे की ऑर्डर मैटर नहीं है, कुछ लाइबिलिटीज पे जैसे पेंशन। अब ये जरा ये बॉयज वाली साइड से किसी को दीजिए, वाई हमारे क्यों वैल्यूएशन लाइबिलिटी क्यों की ऑर्डर मैटर है, वाई एक्सप्लेन, क्यों किससे जैसे हाई रिस्क है इसमें। शाबा, एक और रीजन भी बता दें। हाँ, बिकॉज अमाउंट इन्वॉल्व इज मटेरियल। शाबाश, बिल्कुल। इसके बाद असल में क्या है, ये आपको यही बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में आपने ना जस्टिफाई करवाना होगा, एग्जाम में जैसे कि कोई की ऑर्डर मैटर है कि नहीं, ये जस्टिफाई। तो ये अगर केस स्टडी में ये वाले एरियाज आ गए ना, आपने चुप करके कह देना ये क्या है, की ऑर्डर मैटर। और अगर वो कहे जस्टिफाई भी करवाओ, आपने कहना है मसला ही कोई नहीं है, नहीं एक है, एक दो और भी एक्स्ट्रा भी लिखने हैं, सब में एक ही नहीं लिख देना, सब अमाउंट। इसके अलावा हाई, आपको जो लगे ना इसमें से जिस पे शरह सदर हो रही हो कि हाँ इसमें ये चीज इन्वॉल्व हो, वो लिख दे। मैक्सिमम 3, एक की ऑर्डर मैटर को जस्टिफाई करवाने के लिए मैक्सिमम 3 या कम से कम 2 फैक्टर्स जरूर लिखने हैं। ये है व्हाट, यानी कौन कौन से, व्हाट का मतलब क्या है, कौन कौन से मैटर की ऑर्डर मैटर हो सकते हैं। ये है वाई, उसकी जस्टिफिकेशन कि ये क्यों की ऑर्डर मैटर है, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन क्यों की ऑर्डर मैटर है, कॉम्प्लेक्स और एक्सपर्ट। शाबा, जिस एरिया में भी एक्सपर्ट इन्वॉल्व हो, ये बहुत अहम एक्सपर्ट वाला केस, इसको तो अलग से पॉइंट बनना चाहिए, इसको अलग से पॉइंट बना देते हैं ये एक्सपर्ट, ये ताकि मैं इसलिए ताकि वो छुप रहा था उसमें। यूज ऑफ एक्सपर्ट, जिस एरिया में एक्सपर्ट को यूज किया आपने वो क्या हो जाएगा, की ऑडिट मैटर। भी समझ आ गए। अच्छा, अब हम ये पता चल चुका है हमने ऑडिट रिपोर्ट में कब की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड करना है, कब नहीं करना। हमें यह पता चल चुका है कि ऑडिट मैटर क्या होते हैं, हमें यह पता चल चुका है हमने बहुत से मैटर्स में से कौन से वाले की ऑर्डर मैटर होंगे, और उसको जस्टिफाई करना भी आ गया। अब आखिरी काम क्या रह गया हमारा, भाई फैसला तो कर लिया आपने कि ये मैटर की ऑर्डर मैटर है, अब उसको रिपोर्ट में लिखना है। अब क्या रह गया, कम्युनिकेटिंग की ऑर्डर मैटर इन रिपोर्ट। बताइए आपके ख्याल में कितने, मैं कहता हूं सारे के सारे मैटर्स ही की ऑर्डर मैटर के तौर पे रिपोर्ट में डाल दे, सही फैसला के गलत? गलत। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा कि प्राइवेट स्कूल में तीसरी क्लास में 20 स्टूडेंट और सारे के सारे की फर्स्ट पोजीशन। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो नहीं होता। क्या सारे के सारे की ऑर्डर मैटर, भाई जब सारे के सारे ही अहम है तो इसका मतलब है सारे के सारे, इनमें से भी रिलेटिवली आपने देखना है कौन से अहम होंगे, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, वो आपने सुना होगा ना, व्हेन एवरीवन इज सुपरमैन नो वन इज सुपरमैन। तो जब सारे ही मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है इसमें से भी रिलेटिवली देखें कौन सा, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको बताया था 2-3 आप प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट आके देख ले, 2-3 की ऑडिट मैटर होते, इससे ज्यादा नहीं होते, बल्कि बाज़ का तो कभी कभार एक होता है, बल्कि कभी कभी की ऑडिट मैटर ही नहीं होता। अब ऐसा जुमला बोलने लगा हूं कि आपको समझ ही नहीं आना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि की ऑडिट मैटर सेक्शन तो होता है लेकिन उसमें कोई की ऑडिट मैटर नहीं होता।
लिस्टेड कंपनी की हाँ, की ऑडिट मैटर नहीं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता तो की ऑडिट मैटर सेक्शन पूरे का पूरा ही ना आता, पूरे का पूरा ही ना आता। वो कौन सा केस है? लिस्टेड कंपनी है तो की ऑडिट मैटर सेक्शन तो आएगा, लेकिन उसका ऑडिट आसानी से हो गया, इतनी आसानी से हो गया कि हमें पता भी नहीं चला, इतनी आसानी से। उसमें कोई की ऑडिट मैटर था ही नहीं। वो भी हो सकता है, अब आप सोच रहे होंगे वो कैसा खुशनसीब ऑडिटर है। वो बाज़ का कुछ कंपनीज ऐसी होती है पूरे साल में कोई एक्टिविटी नहीं होती। सिक यूनिट कभी सुना आपने नाम? सिक बिजनेस यूनिट, ऐसी कंपनीज जिन्होंने पूरे साल में अपना बिजनेस ही बंद है, उनका ठप पड़ा है, बस वो सिर्फ अपने वाइंडिंग अप नहीं कर रही, अच्छे वक्त का इंतजार कर रही है। तो ऐसी कंपनीज का ऑडिट जब हम करते हैं ना, चीज़ें बड़ी होती है लेकिन चूंकि एक्टिविटी कोई नहीं हुई, तो वो आसानी से उसमें फिर कोई की ऑडिट मैटर, लेकिन ये रेयर केस है, रेयर। नॉर्मली की ऑडिट मैटर होते हैं। अब सुनिए, रिपोर्ट में आपने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सा की ऑडिट मैटर है? बताएं कौन कौन सा करें। लिटिगेशन क्या होती है? लिटिगेशन का मतलब है लीगल केस, लीगल केस। बताएं कोई 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 बता दे। रिवैल्यूएशन, रेवेन्यू, एक आधा और बता दे। सिग्निफिकेंट रिलेटेड मैटर। अब देखिए आपने रिपोर्ट में इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है? तरीके सलीके से प्रेजेंट करना है ना। सुने, पहला सबसे पहले रिपोर्ट के अंदर हेडिंग देंगे। हेडिंग क्या देंगे? की ऑडिट मैटर सेक्शन, हेडिंग दे दी। फिर उस हेडिंग के नीचे हम डिफाइन करते हैं की ऑडिट मैटर सेक्शन की डेफिनेशन। ये वाली डेफिनेशन फिट करते हैं। ये क्यों? ताकि रिपोर्ट पढ़ने वाले को, अगर उसने ऑडिट नहीं पढ़ा हुआ तो उसको पता चल जाए कि ऑडिट मैटर से क्या मुराद है। सबसे पहले की ऑडिट मैटर सेक्शन की हेडिंग दी, फिर नीचे की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन दी, फिर उसके बाद 1 2 3 करके ये की ऑडिट मैटर बताएं। पहले आ जाएगा ये वाला की ऑडिट मैटर, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे इनको कहते हैं इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर। एक की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा, उसके नीचे 1 2 या 3 जितने भी की ऑडिट मैटर्स है 1 बाय 1 प्रेजेंट किए जाएंगे। हर की ऑडिट मैटर जब प्रेजेंट किया जाएगा ना, तो आपने उसको प्रेजेंट करते हुए पहले लिखना है। क्या लिखना है? कि ये क्या है? आप लिखेंगे वी डिटरमिन्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन टू बी ए की ऑडिट मैटर एज डिस्कस्ड इन नोट नंबर 30। क्योंकि रेवेन्यू, जो कि देखिए ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें आ रही होगी ना, अक्सर चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस भी दे देंगे कि ये रेवेन्यू पॉलिसी उधर डिस्क्लोज हुई है। पहले क्या लिखा? हेडिंग लिखी की ऑडिट मैटर की, फिर डेफिनेशन दे दी, फिर 1 बाय 1 की ऑडिट मैटर डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा की ऑडिट मैटर डिस्क्राइब करें? लिख लेंगे हेडिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिर नीचे क्या लिखना है? व्हाट, क्या की ऑडिट मैटर है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आपने मैटर बताना है और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेफर भी करना है कि जहां पे उसको डिस्कस हो। ये है व्हाट, क्या है कि कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर है भाई, ये बताओ। फिर दूसरे नंबर पे एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस, ये है व्हाई, क्यों आपने डिसाइड किया कि ये की ऑडिट मैटर है। व्हाट में आप इसमें से कोई चीज लिखेंगे एक, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रेफरेंस दे देंगे जहां पे उसकी डिटेल हो। वाई में क्या लिखेंगे? इनमें से फैक्टर में से कोई 2 या 3 फैक्टर्स जो उससे रिलेटेड होंगे। ये हो गया वाई। तीसरी चीज जो आपने लिखनी है वो है हाउ। क्या लिखनी है? हाउ। हाउ का मतलब क्या है? हाउ वी एड्रेस्ड, इसमें हमने काम क्या क्या किया। याद है कहानी शुरू कहां से हुई थी? हमने सिर्फ ये नहीं बता देना कि भाई ये एरिया बड़ा मुश्किल है, और ये भी तो बताना है इसको एड्रेस करने के लिए हमने काम क्या क्या किए। ये है प्रोसीजर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड हमें कहता है 3 में से कोई भी चीज बता दो, या प्रोसीजर बता दो, या आउटकम बता दो, या ऑब्जर्वेशन बता दो। लेकिन इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है? प्रोसीजर ही बताए जा रहे हैं, प्रोसीजर, और अहम भी प्रोसीजर ही है, ठीक है।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप तीनों लिख देंगे कि जब हम डिस्क्राइब करेंगे ना हाउ वी एड्रेस दिस मैटर, उसमें एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे तो तीनों ऑप्शन बताएंगे, प्रैक्टिस में एक ही ऑप्शन होती है, कौन सी? जैसे वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताया ना, प्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की 3 ऑप्शन दी गई हैं, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट भी, अपेंडिक्स भी, वेबसाइट भी। लेकिन पाकिस्तान में एक ही प्रैक्टिस फॉलो होती है, वो कौन सी है भला? बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। उसी तरह की ऑडिट मैटर में भी 3 ऑप्शंस हैं, चाहे प्रोसीजर बता दो, चाहे ऑब्जर्वेशन, चाहे आउटकम। पाकिस्तान में कौन सी फॉलो होती है? और इंटरनेशनली भी अक्सर ये प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक होगी बात? कहता है हाँ हाँ हाँ, जब आप की ऑडिट मैटर को डिस्क्राइब कर रहे होगे ना, यानी इसके बारे में, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसा ना लगे कि आप ओपिनियन दोबारा दे रहे हैं। यानी इसमें आपने ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड नहीं लिखना, आपने ये तो लिखना है कि हमने रेवेन्यू को वेरीफाई किया, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर चेक किए, हमने इसकी कंप्लायंस देखी, हमने इनवॉइसेस को वेरीफाई किया, ये तो लिखे। लेकिन ये ना लिखे रेवेन्यू गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ये ना लिखें, क्योंकि ये ऐसे लगेगा जैसे आप अलग से दोबारा ओपिनियन दे रहे हैं, हालांकि ओपिनियन ऊपर दे चुके हैं। ये बात समझ आ रही है? ये वाली लाइन समझ आई कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे जिससे लगे कि दोबारा ओपिनियन दे रहे हैं आप, क्योंकि ओपिनियन नहीं दे रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं। बात समझ आई? फिर दूसरा की ऑडिट मैटर आ जाएगा, उसमें क्या बताना है? व्हाट, व्हाई, हाउ। दूसरे की ऑडिट मैटर में क्या बताना है? पहले बताएंगे व्हाट, कौन सा मैटर है, नोट्स, फिर व्हाई, और फिर हाउ एड्रेस। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी। प्रैक्टिस में हम पता है क्या करते हैं, प्रैक्टिस में इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये ऐसे टी काउंट सा बना लेते हैं, लेफ्ट साइड पे बताते हैं व्हाट और व्हाई, और राइट साइड पे बताते हैं हाउ, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया। ठीक है, ये मैं आपके साथ जो ऑडिट रिपोर्ट है ना उसका फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, कल आपको दिखाई थी, उसमें की ऑडिट मैटर मैंने फटाफट घुमा दिया था। आज मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, आपने उसको पढ़ लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि ऑडिट मैटर सेक्शन कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक कंसेप्ट है, ठीक है, कल कर लेते हैं, छोटा सा है, इसको तो निपटा ले, ये छोटा सा, क्योंकि ये इससे रिलेट करता है, बाकी चले कल कर लेंगे, लेकिन ये उससे रिलेटेड है। एक कंसेप्ट है कि ऑडिट मैटर सेक्शन कब आएगा रिपोर्ट में, कब नहीं आएगा। उसका जवाब क्या है? सर लिस्टेड कंपनी के केस में आएगा, अनलिस्टेड में नहीं आएगा। हाँ, अगर लिस्टेड कंपनी है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो नहीं आएगा, और अनलिस्टेड में रिक्वायर्ड बाय लॉ है। यह है कि ऑडिट मैटर सेक्शन पूरे की बात हो रही है। अब कंसेप्ट है कब कोई इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में आएगा या नहीं। ये इंडिविजुअल की 3 की ऑडिट मैटर है, 2 लिख दिए, 1 नहीं लिख दिए, वो क्यों नहीं लिखा? क्या ऐसी कोई जस्टिफिकेशन रीजनिंग हो सकती है? हाँ बिल्कुल, 2 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम किसी की ऑडिट, कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट है मैटर लेकिन उसे रिपोर्ट में नहीं लिखा। 2 रीजन हो सकती है। पहली रीजन लॉ मना कर दे। एक असूल पूरे ऑडिट में पूरी जिंदगी याद रखिएगा, जिस चीज को लॉ मना कर दे वो हमने कभी भी नहीं करनी, कुछ भी हो जाए, और जिस चीज को लॉ रिक्वायर कर दे वो हमने हमेशा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो अगर लॉ कहे कि एक मैटर को की ऑडिट मैटर नहीं देना, दूसरी रीजन क्या है? जब किसी मैटर को अगर हम रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन में लिख देना, उसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो तो उसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करना। फर्ज कीजिए, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, फर्ज कीजिए हम इंडिया की फौज का ऑडिट करने के लिए गए, यहां चले इंडिया को रहने दें, नेपाल की फौज का ऑडिट करने के लिए गए, नेपाल अपनी गए, तो फिर कभी मैं गया होता तो फिर यहाँ पे से पढ़ा थोड़ी रहा होता,
मैं नहीं कभी गया। नेपाल की फौज का ऑडिट करने के लिए गए, एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। हमने कहा अमाउंट इन्वॉल्व इज मटेरियल, किधर दिया? उन्होंने कहा सर इसके कोई ना हमारे पास डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड नहीं, एविडेंस जरूर है लेकिन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में नहीं। हमने क्या? उनका सर ये ना भूटान के कंट्री के अंदर हमारा एक जासूस है, उसने हमें एक मुखबरी की थी, उस मुखबरी बड़ी काम आई हमारे, ये हैवी अमाउंट हमने उसको पे। इस तरह के मसले मसाइल होते होंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है, ये हमारा की ऑडिट मैटर बन गया, चलो भाई इसको ऑडिट रिपोर्ट में लिखो। अगर ऑडिट रिपोर्ट में लिख दे तो बताया क्या हो, और कुछ भी ना हो, दोनों कंट्री की जंग तो छिड़ी जाएगी। चलो जंग ना भी छिड़े ना तो कम से कम वो जासूस जिसने इंफॉर्मेशन दी थी वो नहीं बचता। ऐसा ही है। तो मुझे बताए है ये की ऑडिट मैटर, लेकिन डिस्क्लोज करने का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, क्या इसे डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं? कहता है ये जो सेंसिटिव नेचर के मैटर्स होते हैं ना, वो अगर की ऑडिट मैटर भी हो तो उसको हमने डिस्क्लोज, क्योंकि फायदा कम है। कुछ समझ आई आपको? चलिए जरा क्विक रिकैप करते हैं। क्विक रिकैप बताइए आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने एक अहम एलिमेंट के बारे में सीखा जो कि की ऑडिट मैटर है। इसके बारे में हमने क्या सीखा कि की ऑडिट मैटर होता है क्या? डेफिनेशन सीखी, उसमें 3 पॉइंट, बाकी सब कुछ भूल जाए, 3 अल्फाज नहीं बोलने। क्या? मोस्ट सिग्निफिकेंट, करंट ऑडिट, 2 शाफिक वर्नर्स। पहले देखा की ऑडिट मैटर क्या है, फिर देखा की ऑडिट मैटर कब आएगा। पता चला लिस्टेड कंपनी के केस में आएगा अनलेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज गिवन, एक्सेप्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और दूसरा अनलिस्टेड के केस में नहीं आएगा एक्सेप्ट व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ। फिर हमने देखा अच्छा तो ये पता चल गया लिस्टेड कंपनी है, की ऑडिट मैटर आएगा। अगला सवाल, बहुत से मैटर्स है, कैसे पता चलेगा कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर है कौन सा नहीं? फैक्टर्स। फैक्टर में देखा रिस्क है, कम्प्लेक्सिटी है, जजमेंट है, अनसर्टेनिटी है, एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट है, अमाउंट इन्वॉल्वड इज मटेरियल है, और भी बहुत से फैक्टर्स। और फिर हमने एक एक्सरसाइज करके नॉर्मली जो की ऑडिट मैटर्स होते हैं वो बड़ी मुश्किल से लिस्ट निकाल के आपके सामने रखी, जो आपने बड़ी आसानी के साथ इग्नोर कर देनी है घर जाके। ऐसा है कि पढ़ेंगे उसको? पढ़ेंगे। की ऑडिट मैटर आ गया, जब डिसाइड कर लिया, लिस्ट हमारे सामने आ गई, ये हमारे की ऑडिट मैटर हैं। अगला काम क्या है? उसको रिपोर्ट में कम्युनिकेट कैसे करना है, रिपोर्ट में प्रेजेंट कैसे करना है। कैसे प्रेजेंट करना है? पहले हेडिंग की ऑडिट मैटर सेक्शन की, फिर उसके नीचे की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन, फिर 1 2 3 जो भी है की ऑडिट मैटर। पहला की ऑडिट मैटर आया, उसमें 3 चीजें लिखनी है, कौन सी? व्हाट, व्हाई, हाउ। फिर दूसरा की ऑडिट मैटर आया, 3 चीजें लिखनी है, व्हाट, व्हाई, हाउ। फिर तीसरा की ऑडिट मैटर आया, 3 चीजें लिखनी है, हाउ। ठीक है। नॉर्मली प्रेजेंटेशन क्या होती है? व्हाट, व्हाई डेबिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और हाउ राइट साइड पे। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई? अच्छा मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि आज का लेक्चर मुश्किल था? मैं जरा असेसमेंट करना चाहता हूँ। डिफिकल्ट कितनों का ख्याल है? मॉडरेट कितनों का ख्याल है? इजी वाले ज्यादा है, तो फिर मुझे थोड़ा ज्यादा बढ़ाना चाहिए था। नहीं कोई बात नहीं, मैं वैसे पूछा, मजाक कर रहा हूँ। नहीं अब सुन ले, जो आप सवाल पूछते होते सर कौन सी चीज याद करनी है, रटा लगानी है, कौन सी चीज समझनी है। डेफिनेशन रटा, व्हेन टू इंक्लूड कंसेप्ट है, ये रटा, ये, इसके बाद इसको रटा लगाना है, फैक्टर्स को रटा लगाना है। ठीक है, इसको बार बार पढ़ना है कि जहां पे भी सामने आए तो आप पहचान लें। ये कभी लिस्ट नहीं पूछेगा, ये शायद फिर भी पूछ ले ये, लेकिन इसको बार बार पढ़ना है। केस स्टडी इन्हीं से निकलेगी। केस स्टडी के लिए बहुत अहम है, रटा नहीं लगाना, लेकिन केस स्टडी के लिए बहुत अहम है केस स्टडी। इसको बार बार पढ़ना जरूर है, ताकि जब कभी ये इंपेयरमेंट की बात केस स्टडी में आए ना, फौरन इंपेयरमेंट है आपके जहन में लफ्ज आ जाए, क्या? की ऑडिट मैटर। कम्युनिकेट कैसे करना है, ये भी सिर्फ रीडिंग वाला है, रटे वाला नहीं है। ये रटे वाला है, ये क्योंकि एक्सेप्शन छोटा कंसेप्ट है ना, वो पूछ लेता है। ये वाली चीज कल डिस्कस करेंगे हम। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। आपने कहा कि ऑडिट मैटर रिपोर्ट के अंदर शो करना एक बेनिफिशियल काम है सर, लेकिन ये फ्रॉडिया तो हमारे प्रोसीजर समझ जाएगा किसने क्या क्या इंप्लीमेंट किया, उसके लिए वो प्रिकॉशनरी मेजर्स करेगा, ये गलत नहीं है? हाँ, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा।
इन्होंने कहा सर जब हमने की ऑडिट मैटर सेक्शन के अंदर हम बता देंगे जब कि हमने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, क्या हमने कैसे इस मैटर को एड्रेस किया, तो फिर वो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो तो समझ जाएंगे कि हम चेकिंग कैसे करते हैं, तो वो अगली दफ़ा होशियार नहीं हो जाएंगे, अगली दफ़ा वो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो हम काम करते हैं। तो भाईजान हमने अपने सारे प्रोसीजर थोड़ी लिख दिए थे, हाँ हमने थोड़े छुपा के भी रखे हुए हैं, सारे प्रोसीजर थोड़ी लिखे हैं। वो क्या मुहावरा है, वो बिल्ली ने शेर को सारे गुर थोड़ी सिखा दिए थे, कोई 2-4 गुर अपने पास रखे हुए थे, तो हम 2-4 गुर अपने पास रखे होते हैं। चले बाकी कल इंशाल्लाह। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।